नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है कंट्री इवैल्यूएशन। कंट्री इवैल्यूएशन क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, इसको हर मैनेजमेंट स्टूडेंट और हर मल्टीनेशनल कंपनी के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। कंट्री इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो किसी भी देश को ओवरऑल उसके एनवायरनमेंट को, उसके रिसोर्सेज को, उसके यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कंट्री इवैल्यूएशन के अंदर अगर हम बात करें तो ओवरऑल वी ट्राई टू फाइंड आउट द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंट्री एंड द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इन दैट कंट्री. Either we talk about economic factors, we talk about political factors, we talk about social factors, technological, legal, environmental factors. Everything which is affecting our business is being evaluated in the country when we talk about evaluation of the country. Whenever we try to expand our business internationally, because it's a world of globalization, every world's individual market is now not an individual market, is it's connected across the globe. All the markets of the globe are now connected, and whenever we talk about getting connected, there are different boundaries of different nations which come together, and then we have to be getting connected. So it is very important for every business to know about that nation and the scope of business development in that particular nation. So, whenever we are expanding a business internationally, selecting the right country is a critical decision which every business have to make. It involves basically, whenever we talk about evaluation of the country, it involves assessing different countries on the basis of different parameters, different factors which are important for a business to understand before making an entry in that particular country. The process requires a thorough understanding of business environment, economic conditions, political stability, and cultural conditions. Let us now try to evaluate, or rather try to understand, the various parameters which play a very important role before you evaluate any country. सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, जब भी कोई बिज़नेस की हम बात करें तो वो होता है उस बिज़नेस का मार्केट पोटेंशियल, और उस देश में, जिस देश में हम जाके अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ के मार्केट को जानना हर बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है. किसी भी देश के कंट्री को, रादर वी टॉक अबाउट किसी भी कंट्री को इवैल्यूएट करने के लिए एक बिज़नेस की नज़र से वहाँ की मार्केट को जानना बहुत ज़रूरी होगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वहाँ की मार्केट का साइज़. Evaluate the size of the market in terms of population, economic output and the growth potential of that target industry. जिस इंडस्ट्री में हम लोग अपने बिजनेस को एक्सपांड करने वाले हैं, जिस इंडस्ट्री को हम, जिस सेक्टर में हम जाके उस देश में लेके जाना चाहते हैं, हमारे वहाँ के कस्टमर्स कैसे होंगे, क्या उनकी पेइंग कैपेसिटी होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, अगर हम टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की बात करें तो जो कंट्रीज़ के अंदर अगर हम लोग अगर ये बात करें कि वहाँ के लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी ही नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा इतनी अच्छे से उपलब्ध नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अगर आप जाएंगे और स्मार्टफोन से रिलेटेड या अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड बिजनेस की बात करेंगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा. ऑन द अदर साइड, इफ़ यू टॉक अबाउट कंट्रीज़ लाइक इंडिया और US, इफ़ यू आर गोइंग in the technological sector with a smartphone penetration or with some applications related to a smartphone or with some payment system you're coming up with, then you would be highly successful. This is what we have already seen in our country. Then comes, friends, consumer behavior and preference. वहाँ के लोग किस तरीके से आपका सामान पसंद करते हैं, आपके पास ऐसी क्या खास चीज़ें जो लोगों को पसंद आती हैं, आपका टारगेट मार्केट वहाँ पे कैसा है, कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा. वहाँ के लोगों की चॉइस बहुत इम्पॉर्टेंट होगी जब आप अपना सामान बेचना चाहेंगे, यहाँ पे उसको वहाँ पे प्रमोट करना चाहेंगे. एक एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का. अगर हम नॉर्वे या नीदरलैंड्स में जाएंगे, जो कि बहुत ही कॉन्शियस हैं अपने सस्टेनेबिलिटी को लेके, अपने इकोलॉजी को लेके,
तो सबसे पहले इस टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस वहाँ पे बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएगा, बशर्ते कि किसी दूसरे देश के लिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आता है वो है इकोनॉमिक। Friends, the next very important point which comes in the picture while doing the country evaluation is the economic and financial factor of that particular country. Whenever we talk about economic factors and stability of that particular country, it plays a very important role while evaluating a country. ऐसा ना हो कि आप अपने देश में से जाएं किसी दूसरे देश में बिजनेस करने, करोड़ों रुपए वहाँ पे लगा दीजिए, करोड़ों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लाखों रिसोर्सेज वहाँ लगा दीजिए और पता लगा कि एक दिन सरकार बदल गई और उनकी पॉलिसीज बदलने के कारण आपका पूरा पैसा डूब गया। हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब भी हम किसी देश में जाके बिजनेस की बात करें, वहाँ के देश की इकोनॉमी, वहाँ के देश के नेताओं की सोच कैसी है। If we talk about a stable economy, it has to be stable in terms of the political aspect as well. The people there should have the same approach towards the multinational companies what they were having earlier. ना बांग्लादेश ना पाकिस्तान, यहाँ पे जाके अगर कोई बिजनेस आज की तारीख में करना चाहेगा, भविष्य मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आज की तारीख में आप बिजनेस वहाँ जाके करना चाहेंगे, आपने पॉलिसीज़ बदलते हुए देखी हैं। क्या हुआ, हमने जो बिजली अडानी ग्रुप के थ्रू पहले उनको सप्लाई करी थी उसके रेट वो बदलना चाह रहे हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बंदा जब ही लगाएगा जब वहाँ पे उसको फीजिबिलिटी नज़र आएगी। अगर अब आप रेट बोल देंगे कम कर दीजिए, पूरा बिजनेस का सत्यानाश हो जाएगा। इस तरीके से देशों में जाके बिजनेस ना ही करें तो बेहतर होगा। और इसीलिए हम लोग को जब भी हम किसी दूसरे देश में जाके इन्वॉल्व हों, अपने बिजनेस को करने की बात करें, वी शुड लुक ऑन टू द स्टेबल इकोनॉमी। सिंगापुर फॉर एग्जाम्पल इज वन ऑफ द स्टेबलेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. Then when we talk about two countries coming together in business, there has to be a very important critical issue which we need to take care of, is that is the exchange rate and inflation. किसी भी देश में जब हम बिजनेस करने जाते हैं तो अपने देश की करेंसी और वहाँ के देश की करेंसी के बीच में क्या रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। अगर ऐसा है तो हम लोगों के बिज़नेस में वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमको उस तरीके के मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे कि हमको वो करेंसी रेट के फ्लक्चुएशन से हम लोग बचा पाएँ। कुछ हेजिंग टूल्स हम लोग को यूज़ करने पड़ेंगे, डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स हमको यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हम लोग उस करेंसी फ्लक्चुएशन से बच पाएँ, क्योंकि हमारे बिज़नेस का उद्देश्य है बिज़नेस से प्रॉफिट कमाना, ना कि करेंसी के फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाना। जिन करेंसीज़ की वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि एक देश है वेनेजुएला, वहाँ की करेंसी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, वहाँ पे हम लोग को बिज़नेस करने के लिए एक नया रिस्क पैदा हो जाएगा। तो ये चीज़ भी हमको देखनी होगी जब भी किसी दूसरे देश के साथ हम लोग बिज़नेस करने जाएं। फिर बारी आती है एक्सेस टू कैपिटल की। कितनी आसानी से वहाँ पे हम लोग लोन ले पाएँ, दूसरे बैंक के साथ हम लोग डील कर पाएँ, वहाँ के देश के कैपिटल मार्केट में एंटर कर पाएँ। ये चीज़ भी अगर हमको सपोर्ट कर जाएगी तो हमारा बिज़नेस को ग्रो करने में कोई नहीं रोक पाएगा। इन चीज़ों को देखने के साथ साथ एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगी देखने के लिए, वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस देश में हम जा रहे हैं वहाँ का सप्लाई चेन, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का लोकल इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखनी ही होंगी जब आपको अपना बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है। कंट्रीज़ लाइक जर्मनी एंड जापान हैव हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विच मेक्स लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन ऑपरेशन very easy for all the business. And today we talk about business that is purely online, and online business की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होता है सप्लाई चेन। और सप्लाई चेन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हमें चाहिए सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं। आगे बढ़ें तो बारी आती है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट की। जैसा कि आपसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के टाइम मैंने आपसे बात करी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है बिजनेस के ग्रोथ के लिए। अगर वहाँ पे अनरेस्ट है, वहाँ पे आए दिन दंगे होते रहते हैं, लड़ाई होती रहती है, युद्ध होते रहते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे जाके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, ये सोचने की बात होगी। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है जो पॉलिटिकली भी इकोनॉमिकली भी बहुत स्टेबल है। वहाँ पे हर कोई जाके बिजनेस भी करना चाहता है।
इसके बाद बारी आती है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की। बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस अगर बिज़नेस के ऊपर लगाए जाएंगे तो कोई भी बिजनेसमैन वहाँ जाके बिज़नेस नहीं करना चाहेगा। इसीलिए हमारे देश की आज की तारीख में एक नई पॉलिसी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। ये इसीलिए है ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में आए, यहाँ पे बिज़नेस करें और हम उनको बढ़ावा दें, ताकि जो चीज़ सरकार नहीं कर पा रही वो जॉब हमको प्राइवेट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ लाएँ, नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में आए, हमारे यहाँ ग्रोथ हो। इसीलिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे यूएई की अगर हम बात करें तो वो लोग को बिज़नेस हेवन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पे जो बिज़नेस के लिए फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, इसीलिए वहाँ पे हर दुनिया का हर बिजनेसमैन वहाँ जाके बिज़नेस करना चाहता है, अपने बिज़नेस को सेटअप करना चाहता है, अपने ऑफिस को वहाँ पे इस्टेब्लिश करता है। फिर बारी आती है दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन राइट्स की। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं अगर उसकी कोई ट्रू कॉपी बना के आपसे सस्ते में माल बेचना चाहे चालू कर दे तो आपको कैसा लगेगा? ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो वहाँ के देश के कानून किस तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी जो केवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको भी कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इन चीज़ों के लिए क्या लॉ वहाँ पे आपको सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है जब किसी दूसरे देश में जाके हम बिज़नेस करते हैं। यूएस हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आईपी लॉ which is important for companies in sectors like technology and entertainment। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जिस भी कंट्री की इवैल्यूएट करने की बारी आती है तो वहाँ के लोग, वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का सोशल कल्चरल considerations also plays a very important role. For example, how easily we are able to fit our business in their culture। क्या वहाँ का कल्चर कहीं ना कहीं हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ने से रोक तो नहीं देगा? ये चीज़ जानना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे बिज़नेस को उनकी कल्चरल वैल्यूज़ को सपोर्ट करना होगा, उनके ट्रेडिशंस को ग्रो करना होगा और उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो वहाँ जाके बिज़नेस करने का कोई मतलब नहीं है। एक कंपनी है मैकडोनल्ड्स फास्ट फूड चेन हैव टेलर्ड देयर मेन्यू एज पर द कंट्रीज़ रिक्वायरमेंट। इंडिया में जब मैकडोनल्ड्स पहली बार आया था तो हमने ये सुना है कि उसने इडली भी बेची थी ताकि वो लोग उस मैकडोनल्ड को जान पाएँ। आज उन्होंने आलू की टिक्की बना के अपने देश में बेचना चालू कर दिया है। कारण यही है क्योंकि हमारे लोग वहाँ के कल्चर को, वहाँ इंटरनेशनल कल्चर में जो बीफ्स वगैरह हैं उनको वे लोग पसंद नहीं करते। तो दे हैव अडॉप्टेड द चेंज, आइदर वी अडॉप्ट और वी फ्लाई, दैट इज़ व्हाट द रूल इज़। फिर बारी आती है दोस्तों लैंग्वेज बैरियर की। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो कंसीडर द लैंग्वेज डिफरेंस, इट मे रिक्वायर you should be having a translator who should understand your language। लोकल स्टाफ के साथ आपको मिलके काम करना है, लोकल लोगों के साथ आपको मिलके काम करना है। अगर उनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे तो आप कैसे जिएंगे? इसीलिए हम लोग को जब भी किसी दूसरे देश में जाके काम करना होता है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाके काम होता है तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को पहले वो लोग इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं, IELTS वगैरह के टेस्ट लिए जाते हैं। जापान जाएंगे तो JLPT, जिसको हम जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, वो देना होगा, तभी जाके आप उस देश में जाके काम कर पाएंगे, क्योंकि आपको उनकी लैंग्वेज को जानना तो बहुत ज़रूरी होगा। इसके बाद कितनी आसानी से आपको वहाँ पे वर्क फोर्स लेबर्स मिल जाते हैं, काम करने वाले टेक्निकल लोग मिल जाते हैं, क्योंकि आप सारी के सारे अपने लोगों को ले जाके तो वहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए वहाँ के लोगों को नौकरी देना भी ज़रूरी होता है और इसीलिए हमारे को वहाँ से वर्क फोर्स भी लेना होता है, उन वर्क फोर्स से काम भी कराना होता है। तो इजीली अवेलेबिलिटी उन वर्क फोर्स की हमारे साथ हो, वहाँ पे ट्रेड यूनियंस के प्रॉब्लम्स ना हो, इजीली वे लोग हमारे साथ जेलअप हो जाएं और हमारे बिज़नेस को सपोर्ट करें। यही देखा जाता है जब किसी दूसरे देश में जाके बिज़नेस करने की बारी आती है, उस देश को इवैल्यूएट करने की बारी आती है। देन कम्स अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ़ यू आर गोइंग टू सम पर्टिकुलर नेशन फॉर डूइंग द बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस आर यू डूइंग? Is it easily that anybody can come up with his own business competing you every day? If you're getting a new competition or threat to new entry, naturally there would be a problem doing the business over there. So you should have a USP, and is that USP successful
इन दैट पर्टिकुलर नेशन वेयर यू आर गोइंग टू वर्क प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद कितनी आसानी से वहाँ पे लोग आपके बिजनेस को अडॉप्ट करते हैं, आपकी चीज़ों को पसंद करते हैं, या कोई नया कॉम्पिटिटर आके वहाँ पे खड़ा हो जाता है और आपके लिए थ्रेट पैदा हो जाती है। ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है जब आप किसी देश को इवैल्यूएट करें। वहाँ पे अपने बिजनेस के कॉम्पिटिटिव लेवल्स को जान लीजिएगा, अपनी यूएसपी को जान लीजिएगा, और तभी आप वहाँ पे जाके बिजनेस करने की सोचिएगा। फाइनली जब हम बात करते हैं बिज़नेस की, तो यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। किस तरीके से वहाँ का देश आपके देश के साथ मिल के ट्रेड को बढ़ावा देता है या ट्रेड को रोकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर रेस्ट्रिक्शंस उस देश के साथ आपके लिए लगे हुए हैं, रिसर्च, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, टैरिफ्स, इंपोर्ट कोटास, अगर इस टाइप से कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर आपके ऊपर कोई असर डाल रहा है, आप माफ़ करिएगा, आपकी चीज़ों को महंगा कर रहा है, तो वहाँ जाके आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर लेड टू द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स ऑन गुड्स एक्सचेंज बिटवीन द टू नेशंस एंड इम्पैक्टिंग द बिजनेस। इसी तरीके से इसका उल्टा होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। If a country is a part of some trade agreement, nations like European Union, NAFTA or ASEAN, which offer benefits like reduced tariffs and easier market access, then it would be beneficial for the business to go there and work. तो ऐसी जगह जाके बिजनेस करें जहाँ पे आपस में देशों में आपसी साझा हो और आपको उस बिजनेस को करने में नुकसान ना हो। दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आखिरी चीज़ आती है वो है टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल रेडीनेस। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। जब आप किसी देश में जाके बिजनेस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो क्या वो एडवांसमेंट का लेवल उस देश में अडॉप्टेशन के लिए ज़रूरी है? क्या वो इजीली आप अडॉप्ट कर सकते हैं? वहाँ की टेक्नोलॉजी को क्या आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं? वहाँ के इंटरनेट को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होगी। कंट्रीज़ लाइक साउथ कोरिया एंड एस्टोनिया हैव अ हाई डिजिटल पेनिट्रेशन, मेकिंग देम आइडियल फॉर टेक रिलेटेड बिजनेस वेंचर्स। ई कॉमर्स का ग्रोथ भी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है और आप एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ पे लोगों के पास इंटरनेट की मूलभूत सुविधा ही नहीं है, वहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और फाइनली जो लास्ट पॉइंट होता है किसी भी देश को इवैल्यूएट करने के लिए, वहाँ पे उन देशों के एनवायरमेंटल एंड एथिकल कंसिडरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। अगर हम इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को जान लें उस देश में, तो हमारे बिजनेस के द्वारा अगर कोई भी किसी भी तरीके का पॉल्यूशन अगर हो रहा है, तो उस पॉल्यूशन को हम लोग अगर मेजर कर पाएँ, रोक पाएँ, उनके दायरे में रह के काम कर पाएँ, तो ही हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन अगर हम उसके बाहर हो जाएंगे तो हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। और फाइनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके देश की, आपके बिजनेस की ब्रांड वैल्यू को बढ़ा सकता है। अगर आप वहाँ के लोगों को मदद करते हैं, किसी न किसी रूप में उनको सपोर्ट करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक अच्छे सोशल और बिजनेस सिटीज़न की दिखाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के अंदर वहाँ पे कितनी तेज़ी से आप बढ़ सकते हैं, इसको आप नहीं जानते। तो बेहतर होगा वहाँ की चीज़ों को जान लीजिए और इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करिए और अपने देश के एवेल्यूएशन को करिए। और फाइनली जब हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, वहाँ पे कितना महंगा पड़ता है आपको बिज़नेस करना, वहाँ रॉ मटेरियल कितना आसानी से आपके पास उपलब्ध होगा या महंगाई से उपलब्ध होगा, वहाँ का लेबर कितनी आसानी से आपके पास उपलब्ध होगा, वहाँ के ऑपरेटिंग कॉस्ट, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे पानी कितना आसानी से उपलब्ध होगा, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। इसीलिए शायद बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना में, इंडिया में, वियतनाम में आके अपना बिज़नेस करती हैं, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स या लेबर बहुत आसानी से ईज़िली उपलब्ध हो जाती हैं। So finally, what we can conclude now is selecting the right country for international expansion involves a comprehensive evaluation of various factors, जिनके बारे में हमने अभी देखा। ये सारे पैरामीटर्स वो मिनिमम पैरामीटर्स हैं जो हर बिजनेसमैन को एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करने के पहले उस देश के बारे में जानने के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम इनको अच्छे से जान लें, सो ऑटोमेटिकली वी वुड बी हैविंग अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ आवर बिजनेस। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मिलेंगे अगली बार
एक अगले प्रेजेंटेशन के साथ। जब तक आप इसको याद करिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आइए। धन्यवाद।